हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने जो लास्ट सीरीज़ कंप्लीट की थी, हम यहाँ से हमारी नेक्स्ट सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हम जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो हमारे नॉरसेट और बाकी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम, सीएचओ रिलेटेड, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, एवरीथिंग रिलेटेड, नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डील करेंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल. Please do subscribe the channel and like the videos. अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियोस. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? while giving CPR, what is the chest compression ratio? While giving CPR, what is the compression of chest? CPR करते वक्त चेस्ट को हम कितना कंप्रेस करते हैं? What is CPR? CPR is cardiopulmonary resuscitation. Cardiopulmonary resuscitation. CPR is cardiopulmonary resuscitation. जब भी हम CPR करते हैं, यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चंस डील करेंगे सारे क्वेश्चंस विद रेशनल्स डील करेंगे। तो जब भी हम CPR करते हैं तो चेस्ट कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो. तो हमारा जो अडल्ट में होता है वो होता है 30 चेस्ट कंप्रेशन विद 2 वेंटिलेशन. 30 बार चेस्ट को कंप्रेस करेंगे, उसके बाद हम 2 बार वेंटिलेट करेंगे. सो दिस इज द चेस्ट कंप्रेशन रेशियो इन नॉर्मल अडल्ट. हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? व्हाइल गिविंग CPR, कंप्रेशन ऑफ चेस्ट, कितना हम कंप्रेस करेंगे चेस्ट को? तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? 5 इंच, 2 इंच, 1 इंच एंड 3 इंच. तो अगर हम देखें यहाँ पर, अडल्ट में हम 2 इंचेस प्रेस करते हैं, चाइल्ड में 1.5 to 2 इंचेस एंड इन्फेंट में 1 to 1.5 इंचेस. अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में रेंजेस में आता है तो ये हमारा रेंज हो जाएगा, यहाँ पर हमारा रेंज हो जाएगा 2 to 2.5 इंच. बट अगर ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में अगर एक पर्टिकुलर पूछे, कोई भी रेंज ना दी हो, एक पर्टिकुलर पूछे, तो हम ये सेक्शन जो है ये सिलेक्ट करते हैं. अगर रेंज पूछे तो हम ये पूरा रेंज दे सकते हैं, और अगर एक पर्टिकुलर आंसर पूछे तो हमें एक पर्टिकुलर आंसर में ये आंसर करने हैं. अगर अडल्ट में हमें 2.5 आंसर करना है, चाइल्ड में हमें 2 इंचेस आंसर करना है, और इन्फेंट में हमें 1.5 इंचेस आंसर करना है. तो हियर इज आवर क्वेश्चन, व्हाइल गिविंग CPR, कंप्रेशन ऑफ चेस्ट. तो हम यहाँ पर क्या आंसर करेंगे? आर आंसर इज 2 इंचेस. अगर यहाँ पर 2.5 इंच होता ऑप्शन तो हम प्रायोरिटी 2.5 इंच को देते हैं, बट यहाँ पर 2.5 नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर 2 इंचेस आंसर करेंगे. सो और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है. अगर इसी को सेंटीमीटर में पूछता तो हम यहाँ पर आंसर करते 5 सेंटीमीटर. 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर. और ये जो है ना 2.5, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये 2.5 इंचेस है. तो जब भी हम एग्ज़ाम दें सो मेक श्योर कि हम ये इंच और सेंटीमीटर्स को फोकस कर लें कि हमारा जो ऑप्शन है वो इंचेस में है या सेंटीमीटर्स में है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, which drug is found to be effective in worm infestation such as ascariasis? ये जो है एक हमारा ड्रग रिलेटेड क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में एटलीस्ट 5 to 7 जो है ड्रग रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं और ड्रग जो है हम याद भी नहीं कर पाते हैं। सो मेक श्योर कि आप जो है कंटिन्यू रिपीटेशंस करें, सो यू विल रिमेंबर। व्हाट इज़ द क्वेश्चन, विच ड्रग इज़ फाउंड टू बी इफेक्टिव इन वर्म इन्फेस्टेशन सच एज एस्कैरियासिस? तुम्हारा फर्स्ट क्या है, एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल जो है एक एंटी गाउट ड्रग है, एंटी गाउट ड्रग है। एलोप्यूरिनॉल इज एन एंटी गाउट ड्रग। कब, कौन सी कंडीशन में हम देते हैं? व्हेन इंक्रीज सीरम यूरिक एसिड लेवल, इंक्रीज सीरम यूरिक एसिड लेवल, जिसको हम कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया, जिसको हम कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल मैंने बताया कि एंटी गाउट ड्रग है, एंटी गाउट ड्रग है। ये कौन सी कंडीशन में देते हैं? जब सीरम यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज सीरम यूरिक एसिड लेवल, तब हम एंटी गाउट ड्रग देते हैं, जो हमारा एलोप्यूरिनॉल है। सीरम यूरिक एसिड का लेवल जब बढ़ जाता है तो उसको हम कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया। नेक्स्ट क्या है हमारा, फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल इज एन एंटी फंगल मेडिसिन। फ्लूकोनाजोल इज एन एंटी फंगल मेडिसिन। रेबिप्राजोल, रेबिप्राजोल क्या है? प्रोटोन पंप इनहिबिटर। रेबिप्राजोल क्या है? प्रोटोन पंप इनहिबिटर। प्रोटोन पंप इनहिबिटर काम क्या होता है? डिक्रीज HCl लेवल इन स्टमक। HCl लेवल को जो है ये स्टमक में डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से स्टमक की जो एसिडिटी है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है और फर्दर किसी भी तरीके के अल्सर्स या परफोरेशंस नहीं होते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, विच ड्रग इज़ फाउंड टू बी इफेक्टिव इन वर्म इन्फेस्टेशन सच एज एस्कैरियासिस? तो यहाँ पे ये देखा हमने, ये तो एंटी गाउट है, ये एंटी फंगल है, ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर है। सो आवर आंसर इज एल्बेंडाजोल। द ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल क्या है? एल्बेंडाजोल जो है एक एंटी पैरासाइट मेडिसिन है, एंटी पैरासाइट मेडिसिन है। इसके हम दो तरीके के डोजेस देते हैं, चाइल्ड में और अडल्ट में। चाइल्ड में हम देते हैं 200 mg, अडल्ट में हम देते हैं 400 mg। एवरी 6 मंथ्स ये दिया जाता है। सो हमारा आंसर क्या है, एल्बेंडाजोल एंटी पैरासाइट मेडिसिन है, चाइल्ड में देते हैं और अडल्ट में देते हैं। चाइल्ड में हम देते हैं 200 mg और अडल्ट में देते हैं हम 400 mg। एवरी 6 मंथ्स इसको देते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, विच ड्रग इज फाउंड टू बी इफेक्टिव इन वर्म इन्फेस्टेशन सच एज एस्कैरियासिस? तो हमारा करेक्ट आंसर है एल्बेंडाजोल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सनसेट आइज सीन इन। सनसेट आइज हमें किस में देखने को मिलता है? मेरी जो फर्स्ट वीडियो है जिसमें हमने फर्स्ट एमसीक्यू, जो हमारा पार्ट फर्स्ट है एमसीक्यू सेक्शन का, उसमें हमने हाइड्रोसिफेलस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन डील किया था, जहाँ पे हमने देखा था कि मैक्वेन साइन किस में देखने को मिलता है और क्रैकपॉट साइन किस में देखने को मिलता है। वहाँ पर भी हमने हाइड्रोसिफेलस को बहुत अच्छे से डील किया है। तो यहाँ पर क्या है, सनसेट आइज सीन इन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट आंसर है डिहाइड्रेशन। सो डिहाइड्रेशन में क्या होता है, डिक्रीज फ्लूइड है ना। इसको हम कैसे पता कर सकते हैं, स्किन टर्गर टेस्ट। स्किन टर्गर टेस्ट जो है, ये हमारा जो एक टेस्ट होता है, एक स्पेसिफिक एक टाइप का टेस्ट होता है जो हम डिहाइड्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। स्किन टर्गर टेस्ट जो है वो हम डिहाइड्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्कर्वी। स्कर्वी एवरीवन नो, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी होता है। नेक्स्ट क्या है, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस। मेनिंजाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस लेयर। नेक्स्ट क्या है हमारा, हाइड्रोसिफेलस। तो हाइड्रोसिफेलस जो होता है, हाइड्रोसिफेलस में क्या होता है, enlargement of ventricles, enlargement of ventricles, enlargement of ventricles। तो फॉर ये जो है ये लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, दिस इज थर्ड वेंट्रिकल एंड दिस इज फोर्थ वेंट्रिकल। ओके, दिस इज लेटरल वेंट्रिकल, दिस इज थर्ड वेंट्रिकल एंड दिस इज फोर्थ वेंट्रिकल। तो हम देखेंगे जो फ्लो है वो इस तरीके से होगा, यहाँ से फ्लो ऐसे होगा CSF का, यहाँ से इस तरीके से फ्लो होता है CSF का। CSF का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, यहाँ पर जो है बहुत सारा जो है एक कैपिलरीज का कह सकते हैं हम, वेन्स का एक गुच्छा बना हुआ होता है कैपिलरीज का, इसको हम कहते हैं कोरॉइड प्लेक्सस। इसको हम कहते हैं कोरॉइड प्लेक्सस। कोरॉइड प्लेक्सस से प्रोडक्शन होता है CSF का। कोरॉइड प्लेक्सस से प्रोडक्शन होता है CSF का। यहाँ पर CSF का प्रोडक्शन होगा और इसके बाद ये पूरा यहाँ से फ्लो होगा और यहाँ इधर पूरे साइड से एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है CSF का, एरेक्नॉइड विलाइस में। एरेक्नॉइड विलाइस में CSF का एब्जॉर्प्शन होता है। अब हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं, हमारे पास दो कंडीशन आती है, या तो यहाँ से प्रोडक्शन जो है बढ़ जाए, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में CSF कलेक्ट हो जाएगा। सेकंड कंडीशन आती है हमारे पास, या तो फिर जो एब्जॉर्प्शन है ये डिक्रीज़ हो जाए, तो भी हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर CSF का कलेक्शन हो जाएगा। हमारे पास क्या है, दो ऑप्शंस हैं, या तो कोरॉइड प्लेक्सस से प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या एरेक्नॉइड विलाई से CSF का एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाए। दोनों कंडीशंस में वेंट्रिकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड जो है वो कलेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स का इनलार्जमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स का इनलार्जमेंट हो जाएगा। हमने क्या देखा कि हाइड्रोसिफेलस क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रिकल्स। तो क्या देखा कि CSF जो है प्रोड्यूस कहाँ से होता है, कोरॉइड प्लेक्सस से, और CSF का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, एरेक्नॉइड विलाई से। अब हमारे पास दो कंडीशन है, या तो कोरॉइड प्लेक्सस से CSF का प्रोडक्शन बढ़ जाए, जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो तो सेम रहेगा, लेकिन प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से CSF बहुत ज़्यादा वेंट्रिकल्स में कलेक्ट हो जाएगा।
या तो फिर प्रोडक्शन रेट नॉर्मल है और एब्जॉर्प्शन रेट डिक्रीज हो गया। एब्जॉर्प्शन रेट डिक्रीज हो गया तो CSF बन तो उतना ही रहा है लेकिन एब्जॉर्ब कम हो रहा है। तो एब्जॉर्ब कम होने की वजह से भी वेंट्रिकल्स में बहुत ज़्यादा CSF कलेक्ट हो गया है। अब CSF कलेक्ट होने की वजह से पूरे वेंट्रिकल्स जो है ये इनलार्ज हो गए हैं और इसको ही हमने देखा, इनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रिकल इज हाइड्रोसिफेलस। तो हाइड्रोसिफेलस के जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, ये क्या क्या आते हैं? पहले तो क्योंकि वेंट्रिकल्स इनलार्ज हो गया तो सर का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो सर का साइज बढ़ गया है तो हम क्या देखेंगे? मैक्रोसिफेली। सर का बहुत ज़्यादा साइज बढ़ गया है तो हम देखेंगे, इसको कहते हैं मैक्रोसिफेली। सर के साइज बढ़ने की वजह से जो ब्रेन में सूचर्स हैं, जो हेड में सूचर्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा वाइड हो गए हैं। तो हमारा सेकेंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या आता है? वाइड सूचर एंड फॉन्टानेल्स। वाइड सूचर एंड फॉन्टानेल्स, सूचर्स बढ़ गए हैं तो फॉन्टानेल्स की स्पेस जो है वो भी इंक्रीज हो गई है। तो हमारा सेकंड क्या आएगा? वाइड सूचर्स एंड फॉन्टानेल्स। और फॉन्टानेल्स बहुत ज़्यादा वाइड हो गए हैं और CSF बहुत बड़ा हुआ है तो फॉन्टानेल्स क्या है? बल्जिंग होंगे। हमारा सेकंड क्या है? बल्जिंग फॉन्टानेल्स। बल्जिंग फॉन्टानेल्स। नेक्स्ट हमारे क्या चीज़ है? जब भी आप उस पर नॉक करोगे, जो भी हाइड्रोसिफेलस का हेड है, जब भी आप उस पर नॉक करोगे तो यू विल सी अ क्रैकपॉट साउंड। क्रैकपॉट साउंड देखने को मिलेगा। क्रैकपॉट साउंड को ही हम कहते हैं मेस्वेन साउंड। क्रैकपॉट साउंड को ही हम कहते हैं मेस्वेन साउंड। नेक्स्ट हमारा एक फीचर आता है, सर का डायमीटर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से आइज़ के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है और बच्चे के अंदर देखने को मिलता है सनसेट आइज़। तो हमने क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखे? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम देखा, पहला मैक्रोसिफेली, एनलार्जमेंट ऑफ हेड। मैक्रोसिफेली इज एनलार्जमेंट ऑफ हेड। नेक्स्ट क्या हमने देखा? वाइड सूचर। जो सूचर्स हैं ये ब्रेन के बहुत ज़्यादा चौड़े हो जाएंगे और जिसकी वजह से फॉन्टानेल्स भी बढ़ जाएंगे। फॉन्टानेल्स बढ़ने की वजह से वो जो है लपलपे टाइप के हो जाएंगे, बल्जिंग हो जाएंगे। तो बल्जिंग फॉन्टानेल्स। जब भी हम उसको नॉक करेंगे, बच्चे का जो सर है उसको हम नॉक करेंगे तो वहाँ से हमें आएगा क्रैकपॉट साउंड। मटके जिस तरह के चटकने जैसी आवाज़ आएगी। क्रैकपॉट साउंड को ही हम मेस्वेन साउंड भी कहते हैं क्योंकि सर का डायमीटर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है जो कि आइज़ के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगी और हमें देखने को मिलेगा सनसेट आइज़। अब हाइड्रोसिफेलस है। हाइड्रोसिफेलस है तो हाइड्रोसिफेलस को ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? एसीटाजोलामाइड। एसीटाजोलामाइड इज ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइड्रोसिफेलस। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 3 से 4 बार एम्स में पूछ चुके हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइड्रोसिफेलस में ड्रग ऑफ चॉइस है एसीटाजोलामाइड। अगर यहाँ पर जो हम ड्रग ऑफ चॉइसेस हैं, जो एसीटाजोलामाइड हैं, उसको हम दे रहे हैं और उसके बाद भी जो कंडीशन है वो सही नहीं हो रही है तो वहाँ पर फिर हमारे पास एक नेक्स्ट ऑप्शन आता है जिसको हम कहते हैं सर्जरी। तो जो हाइड्रोसिफेलस की सर्जरी है ये भी 2 टाइप की सर्जरी होती है। एक होती है वीपी शंट। वीपी शंट जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकोपेरिटोनियल शंट। सेकंड है वीए शंट। वीए शंट क्या है? वेंट्रिको एट्रियम शंट। वेंट्रिको एट्रियम शंट। इसको अगर हम ब्रॉड क्लासिफाई करें तो वीपी शंट क्या होता है?
वीपी शंट क्या होता है? वीपी शंट में हम शंटिंग करते हैं, बच्चे के ब्रेन में एक शंट डालेंगे, तो ये जो है शंट स्टार्ट होता है वेंट्रिकल्स से और एंड होगा पेरिटोनियल कैविटी में। पेरिटोनियल कैविटी में एंड होगा। तो यहाँ से क्या है, वेंट्रिकल्स में बहुत ज़्यादा सीएसएफ बढ़ा हुआ है, तो हमें क्या करना है, वहाँ से सीएसएफ को निकालना है, किसी भी तरीके से वहाँ से सीएसएफ को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ब्रेन में एक शंट करेंगे और वहाँ से सारा जो सीएसएफ है वो पेरिटोनियल कैविटी में ड्रेन कर देंगे, पेरिटोनियल कैविटी में ड्रेन हो जाएगा। ये जो है सबसे सेफ होता है, और इसको हम कहते हैं वीपी शंट। ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वीए शंट। वीए शंट में क्या करते हैं हम, वेंट्रिकल्स से शंटिंग करते हैं और एट्रियम में डालते हैं, हार्ट के एट्रियम में डालते हैं। जनरली राइट एट्रियम हम यूज़ करते हैं, हार्ट के एट्रियम में डालते हैं। तो यहाँ से क्या, वेंट्रिकल जो है हमारा ब्रेन में है, यहाँ से सीएसएफ ड्रेन होगा राइट एट्रियम में, सीएसएफ का ड्रेनेज होगा राइट एट्रियम में। यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा सीएसएफ है वो राइट एट्रियम में ड्रेन हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो वेंट्रिकल्स का साइज़ है वो अपना नॉर्मल साइज़ आ जाएगा। तो सेकंड इज़ वीए शंट। इससे पहले क्या था हमारा, ये वीपी शंट। तो हमने क्या देखा कि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट है हाइड्रोसिफेलिस का, मेडिकल ट्रीटमेंट हाइड्रोसिफेलिस का, जहाँ पे हम ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं एसीटाजोलामाइड। एसीटाजोलामाइड इज ड्रग ऑफ चॉइस एंड सर्जरी ऑफ चॉइस इज वीपी शंट एंड वीए शंट इज द सर्जरी ऑफ चॉइस इन हाइड्रोसिफेलिस। हाइड्रोसिफेलिस भी जो है वो दो टाइप के होते हैं, कम्युनिकेटिंग एंड नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग एंड नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस। पहले हम यहाँ पे जो है हमारा कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस है, इसको समझते हैं। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस क्या होता है? सो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस क्या होता है, इसको पहले हम समझते हैं। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस क्या होता है, पहले तो हमें समझने के लिए हमें जो सीएसएफ है इसका फ्लो समझना पड़ेगा। दिस इज लेटरल वेंट्रिकल्स, दिस इज थर्ड वेंट्रिकल एंड दिस इज फोर्थ वेंट्रिकल। तो सीएसएफ का फ्लो जो है यहाँ से इस तरीके से सीएसएफ जो है ये फ्लो करेगा, लेटरल वेंट्रिकल्स में आएगा थर्ड वेंट्रिकल से, एंड थर्ड वेंट्रिकल से जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल्स में। अब कम्युनिकेटिंग को जो है हम कहते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। कम्युनिकेटिंग को हम कहते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, यानी कि नो ऑब्स्ट्रक्शन, यानी किसी भी तरीके की कोई रुकावट नहीं है। तो फिर हाइड्रोसिफेलिस कैसे हो रहा है? अगर जब किसी तरीके कोई रुकावट नहीं है तो फिर हाइड्रोसिफेलिस कैसे हो रहा है? तो यहाँ पर दो कंडीशन होगी, या तो कोरोइड प्लेक्सस से जो सीएसएफ है ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर एरेक्नॉइड विलाई से जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो रहा है। दो कंडीशन है, या तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है सीएसएफ का कोरोइड प्लेक्सस से, या तो एरेक्नॉइड विलाई से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। दोनों कंडीशन में क्या है, फ्लो तो बराबर है, फ्लो तो नॉर्मल हो रहा है, लेकिन एब्जॉर्ब कम हो रहा है या तो प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है ना। जैसे किसी टंकी में पानी फिल कर रहे हैं तो दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो सप्लाई से पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है टंकी में
और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है जैसे बलून है, उसमें वाटर फिल किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं हम लोग, और वापस निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो एक टाइम बाद क्या होगा, बलून बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाएगा, है ना। जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नॉर्मल साइज़ का बलून है और हम उसमें एक साइड से वाटर फिल कर रहे हैं और दूसरी साइड से हम वाटर को निकलने की कोई जगह नहीं दे रहे, तो एक टाइम पे क्या होगा, बलून जो है बहुत इनलार्ज हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है या एब्जॉर्प्शन बहुत कम है, लेकिन बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, फ्लो नॉर्मल है, तो इसको हम कहते हैं कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस। नेक्स्ट क्या हमारा नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस। नॉन कम्युनिकेटिंग में क्या होगा, आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं और इसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव। नॉन कम्युनिकेटिंग को ही हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव। अब कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से या तो ये एरिया छोटा हो गया या ये एरिया छोटा हो गया या यहाँ से आगे स्टेनोसिस हो गया है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, CSF प्रोड्यूस तो नॉर्मल होगा, यहाँ से CSF आया, अब यहाँ इसको जगह नहीं मिली आगे बढ़ने के लिए, आगे फ्लो होने के लिए, यहाँ आने के लिए इसको जगह नहीं मिली, तो ये क्या है, सारा यहीं कलेक्ट हो जाएगा और इसका साइज बढ़ जाएगा। तो ये होता है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस। तुमने यहाँ पे देखा क्या, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस है ये, और ये है हमारा कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस। हमारा क्वेश्चन कहता है सनसेट आइज सीन इन, तो यहाँ मैंने आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताया कि हमें सनसेट आइज देखने को मिलता है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज हाइड्रोसिफेलिस, सनसेट आइज सीन इन हाइड्रोसिफेलिस, तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। सनसेट आइज हमें जो है वो हाइड्रोसिफेलिस में देखने को मिलता है। Next question. In geriatric patient, dose of vitamin D and calcium given to prevent osteoporosis, which level of prevention is? एक बुजुर्ग पेशेंट है, जीरियाट्रिक मीन्स ओल्ड एज पेशेंट है, उसको हम दे रहे हैं विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। यहाँ पर क्या देखो, कंडीशन जो है ऑस्टियोपोरोसिस को हम प्रिवेंट कर रहे हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक डिजीज कंडीशन है, ऑस्टियोपोरोसिस एक डिजीज कंडीशन है और यहाँ पर हम एक बुजुर्ग इंसान को विटामिन डी और कैल्शियम दे रहे हैं, प्रिवेंट करना है ऑस्टियोपोरोसिस। अभी ऑस्टियोपोरोसिस हुआ नहीं है, अभी डिजीज़ हुई नहीं है, हम उसको प्रिवेंट करने के लिए विटामिन डी एंड कैल्शियम दे रहे हैं। तो हमारे कौन से लेवल का प्रिवेंशन है, प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? अब यहाँ पे समझना हमें ये है कि जो क्लाइंट है वो जीरियाट्रिक है, यानी कि बुजुर्ग है, यानी इसमें जो है रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है,
ये अडल्ट नहीं है भाई, ये अडल्ट नहीं है। तो इन जीडियाट्रिक पेशेंट डोज ऑफ विटामिन डी, एक बुजुर्ग आदमी को विटामिन डी और कैल्शियम का डोज दे रहे हैं ताकि उसको ऑस्टियोपोरोसिस ना हो। ये कौन सा प्रिवेंशन में आएगा? अब यहाँ पर क्या है, डिजीज भी प्रेजेंट नहीं है लेकिन इंसान बूढ़ा भी है, तो ये कौन सा प्रिवेंशन में आएगा? बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्सेट लेवल का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर आप सभी जो हैं ये कमेंट सेक्शन में करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट इज सार्कोमा मीन्स कैंसर ऑफ विच टिश्यू एंड ऑर्गन? Sarcoma means cancer of which tissue and organ? So sarcoma is the cancer of connective tissue. The correct answer is B. Next is progressive constriction of coronary artery which leads to chest pain is considered as? कोरोनरी आर्टरी का कंटिन्यू कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है और इसी कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से इंसान को, जो पेशेंट है उसको चेस्ट पेन हो रहा था, उसको हम क्या कहेंगे? So here my question is, प्रोग्रेसिव कंस्ट्रिक्शन मतलब लगातार बढ़ता जा रहा है। कॉन्स्ट्रिक्शन किसका? कोरोनरी आर्टरी का, जिसकी वजह से चेस्ट पेन हो रहा है। तो ये कौन सी बीमारी है? पहले हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कोरोनरी आर्टरी को। कोरोनरी आर्टरी क्या है? आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू हार्ट मसल्स। कोरोनरी आर्टरी अपने आप में एक आर्टरी है जो कि हार्ट की मसल्स को, जैसे हार्ट हमारा पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, और कोरोनरी आर्टरी एक आर्टरी है जो कि हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करती है, और यहाँ पर यही मेन आर्टरी का कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। तो कोरोनरी आर्टरी की भी ब्रांचेस हैं, कुछ देखते हैं हम। कोरोनरी आर्टरी, इसके दो मेन ब्रांचेस हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो फर्दर डिवाइड हो जाती हैं दो ब्रांचेस में, लाडा एंड लाडा इज लेफ्ट एंटीरियर
descending artery, left anterior descending artery, and LCA is left circumflex artery, लेफ्ट circumflex artery। तो कभी आपने जो MI के केसेस देखे होंगे, MI इज हार्ट अटैक, वो मोस्टली जो है ये ब्लॉकेज ऑफ लाडा आर्टरी की वजह से होता है। जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, इस आर्टरी के ब्लॉकेज की वजह से ज़्यादातर केसेस में हम हार्ट अटैक देखते हैं। या फिर हम यूँ कहें कि जो हार्ट अटैक के केसेस होते हैं उसमें से जो मोस्ट केसेस में मोस्ट आर्टरी जो ब्लॉक होती है वो होती है लाडा आर्टरी, वो होती है लाडा आर्टरी, दैट इज लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो पहले हमने क्या देखा, व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी? आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू हार्ट मसल्स, आर्टरी जो कि हार्ट की मसल्स को ही ब्लड सप्लाई करती है उसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी के ब्रांचेस है राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है ये फर्दर सब डिवाइड हो जाती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरीज में एंड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में। अब ये जो कोरोनरी आर्टरी है, अगर इसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए तो क्या कंडीशन आ सकती है? हमारी कोरोनरी आर्टरी है, इसके अंदर कंस्ट्रिक्शन हो जाए तो दो कंडीशंस हम देखते हैं। पहला इज एंजाइना एंड सेकेंड इज MI। MI इज मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं हार्ट अटैक, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं हार्ट अटैक। तो अगर किसी को एंजाइना है तो वहाँ पर क्या सिम्टम्स आएंगे? वहाँ पर आएगा चेस्ट पेन और इस्चीमिया, ठीक है, चेस्ट पेन एंड इस्चीमिया। इस्चीमिया क्या होता है? इंक्रीज डिमांड एंड डिक्रीज सप्लाई ऑफ व्हाट? ऑफ O2। एंजाइना में होगा चेस्ट पेन और इस्चीमिया। इस्चीमिया में क्या होता है? हार्ट की जो मसल्स हैं उसको ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी हुई है लेकिन सप्लाई कम है। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी हुई है लेकिन सप्लाई कम है, दैट विल फर्दर लीड्स टू इस्चीमिया। और अगर हमने इस कंडीशन को, जो इस्चीमिक कंडीशन है, इसको हमने ट्रीट नहीं किया प्राइमरीली तो दिस विल कॉज इन्फ्रेक्शन। हमने क्या देखा? कोरोनरी आर्टरी में अगर वैसोस्पाज्म हो रहा है कंटिन्यूअस तो ये दो कंडीशन को क्रिएट करेगा, पहला एंजाइना और दूसरा MI। MI का फुल फॉर्म क्या है? मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, जिसको हम सिंपल भाषा में ना, अपने देसी भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं। तो एंजाइना में आप देखेंगे चेस्ट पेन होता है और होगा इस्चीमिया। इस्चीमिया का मतलब क्या है? हार्ट की जो मसल्स हैं उनकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी हुई है लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है। सप्लाई कम क्यों हो रही है? क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में तो ऑब्स्ट्रक्शन है, वो सॉरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, सिकुड़ी हुई है कोरोनरी आर्टरी। अगर इस इस्चीमिया को प्राइमरी स्टेज में ट्रीट नहीं किया तो ये फर्दर जाके हो जाएगा इन्फ्रेक्शन। और जब इन्फ्रेक्शन हो जाएगा तब क्या क्या साइन एंड सिम्टम आएंगे? जब भी हम ट्रॉप्टी करवाएंगे, ट्रॉप्टी जो है ये कार्डियक मसल्स जो है कुछ ये जो रिलीज करते हैं, कुछ ये ब्लड कंपोनेंट्स, ब्लड के अंदर कुछ कंपोनेंट रिलीज करते हैं, उसमें हम टेस्ट करते हैं। तो ट्रॉप्टी करवाएंगे तो ट्रॉप्टी पॉजिटिव आएगा। जब भी ECG कराएंगे तो वहाँ पर ST सेगमेंट जो है ये एलिवेटेड आएगा, ST सेगमेंट एलिवेटेड आएगा। तो कोरोनरी आर्टरी का अगर स्पाज्म हो रहा है तो वहाँ पर होगा चेस्ट पेन और इस्चीमिया। इस्चीमिया को हम प्रिवेंट नहीं करेंगे तो फर्दर जाके हमारा कन्वर्ट हो जाएगा MI में
और एमआई में हम देखेंगे जब भी हम ईसीजी कराएंगे तो वहाँ पर हमारा एसटी सेगमेंट जो है ये एलिवेटेड आएगा, ड्रॉप टी हमारा पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो होगी हमारी एस्पिरिन, और यहाँ पर जो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है सॉरी यहाँ पर जो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है ये होगी एनटीजी। एनटीजी इज नाइट्रोग्लिसरीन, और यहाँ पर जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो होगी एस्पिरिन। तो हमने क्या देखा, एंजाइना में ड्रग ऑफ चॉइस है एनटीजी इज नाइट्रोग्लिसरीन। ये क्या है, वैसोडायलेटर है, तो वेसल्स जब डायलेट हो जाएंगे तो अपने आप ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। और एमआई में क्या है, एस्पिरिन। एस्पिरिन जो है एक एंटीकोगुलेंट है, ये खून को पतला करता है, ब्लड थिनर है। हमारा क्वेश्चन क्या था, प्रोग्रेसिव कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरी विच लीड्स टू चेस्ट पेन इज कंसिडर्ड एज angina pectoris. The correct answer is option 4th is correct answer. What is coronary atherosclerosis? ये क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी। नेक्रोसिस में क्या होता है, टिश्यू डैमेज। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एंजाइना दोनों मैंने एक्सप्लेन किया है। हमारा करेक्ट आंसर जो है आंसर 4th, दैट इज एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट सब सेंटर आईयूडी इज इंसर्टेड बाय। सब सेंटर पे आईयूडी कौन इंसर्ट करता है, व्हाट इज आईयूडी? आईयूडी इज इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। क्या इसका फंक्शन है, प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो सब सेंटर पे कौन डालता है इसको, पहला ऑप्शन क्या है, मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर जिसको आजकल सीएचओ कहते हैं। दूसरा क्या है, आशा, और दूसरा ए और बी। तो आशा तो नहीं डालती हो, तो ए और बी आंसर हमारा गलत हो गया। नन ऑफ द अबव भी गलत है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मल्टीपर्पस वर्कर फीमेल, जिसको हम कहते हैं सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो एट सब सेंटर आईयूडी इज इंसर्टेड बाय मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर। अब एक क्वेश्चन आता है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है कि सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन कवर करती है। सब सेंटर जो है ये कितनी पॉपुलेशन कवर करती है, दोनों बताना है आपको, प्लेन एरिया और हिली एरिया दोनों में आपको बताना है कि प्लेन एरिया और हिली एरिया दोनों में सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन जो है वो कवर करती है। ये हमारा क्या क्वेश्चन है, एट सब सेंटर आईयूडी इज इंसर्टेड बाय मल्टीपर्पस वर्कर फीमेल यानी सीएचओ। द स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट ऑफ प्रीटर्म इन्फेंट ऑन मदर स्किन इज कॉम्पोनेंट ऑफ। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट को हम क्या कहते हैं, सो वी विल डील दिस क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट इमेज बेस्ड क्वेश्चन सीरीज। सो तब तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share the video with your
फ्रेंड्स, ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिले और उनको भी हेल्प हो नर्सिंग ऑफिसर बनने में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने में। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो हम इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट इमेज बेस्ड सीरीज़ में।